हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में नदियों के संबंध में। देखिए, मध्य प्रदेश को वैसे भी नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लगभग 207 से अधिक छोटी और बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसके साथ में भारत की सबसे 5वीं नदी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है। देखिए, जब भी हम मध्य प्रदेश में नदियों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र गंगा अपवाह तंत्र होता है। पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में चीजें आती हैं कि भाई गंगा नदी तो मध्य प्रदेश से बहती ही नहीं, तो भारत का मतलब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा अपवाह तंत्र कैसे हुआ। देखिए, हम इस चीज को कवर करते हैं। देखिए, प्रदेश में नदियों की अधिकता के कारण इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 207 नदियां प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली अधिकतर नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मध्य प्रदेश में पठार एवं पहाड़ों की अधिकता होने के कारण यहाँ अधिक नदियों का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को 6 भागों में बांटा गया है। जब बात करते हैं अपवाह तंत्र की तो आपको पता होगा कि जैसे कि एक नदी है, मान लीजिए एक नदी है, नदी बह के जा रही है, ठीक। अब ये नदी जिस अपने एरिया से बह के जाती है, इसमें और भी छोटी बड़ी नदियां मिलती होंगी। तो मान लीजिए इसमें एक छोटी नदी सोन नदी आकर मिल जाती है, एग्जाम्पल है ये। और इसके बाद ये नदी जो है आगे चलकर और भी दूसरी नदियों में, जमुना में और बाकी दूसरी नदियों में मिलती है। तो ये जो नदी है और नदी के साथ में जो उसकी सहायक नदी है, इन सारी नदियों का अपवाह क्षेत्र इस नदी का अपवाह तंत्र कहलाएगा। क्लियर? ठीक। तो मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में नदी अपवाह तंत्र के आधार पर 7 अपवाह तंत्र देखे जाते हैं। कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं? पहला है गंगा यमुना अपवाह तंत्र, और यह जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है क्योंकि गंगा और यमुना की सर्वाधिक सहायक नदियां मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं और मध्य प्रदेश से ही प्रवाहित होती हैं। दूसरा होगा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र क्योंकि नर्मदा प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी भी है, इस कारण से आपको नर्मदा नदी अपवाह तंत्र ध्यान में रखना है। ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, चंबल नदी अपवाह तंत्र, माही नदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। देखिए, जब महानदी की बात करते हैं तो महानदी जो है मेन रायपुर से सिहावा पहाड़ी से बहती है। इसके साथ में यह छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी है और यह आगे चलकर उड़ीसा में हीराकुंड बांध का निर्माण करती है। गोदावरी नदी की हम बात कर लें, गोदावरी नदी मुख्यतः महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इन नदियों की कौन कौन सी सहायक नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं, तो हम इसे आगे कवर करते चलेंगे। सबसे पहले आपको देखना है गंगा यमुना अपवाह तंत्र के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल। ये है मध्य प्रदेश का मैप। अब अगर आप गंगा यमुना अपवाह तंत्र को अच्छे से जानते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होता है, चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, सोनार नदी, केन नदी, ये सारी नदियां यमुना में समाहित होती हैं, यमुना में जाकर मिलती हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि सोन नदी और टोस नदी, ये दोनों जो नदियां हैं ये वाली जो है आगे चलकर यमुना में और ये जो है आगे चलकर गंगा में मिल जाती हैं। नर्मदा नदी प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो कि प्रदेश को पूरे के पूरे पूर्व से पश्चिम की तरफ में लेकर आती है और पूरे प्रदेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। वहीं यह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। 1077 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में बहती है। इसके बाद बात करें ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी जो है वो दक्षिण की ओर बहती है। इसके बाद वर्धा नदी, पेंच नदी और बेनगंगा नदी। देखिए, बेनगंगा मुख्यतः बालाघाट के पास में बहती है और उसके बाद ये तीनों नदियां जो है वो नीचे की तरफ में चली जाती हैं। गंगा यमुना अपवाह तंत्र। गंगा यमुना अपवाह तंत्र के बारे में कुछ ज्यादा खास आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि यमुना नदी से कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं और गंगा से कौन कौन सी सहायक नदी मिलती है। तो गंगा से मुख्यतः हमने देख लिया कि सोन नदी मिलती है। यमुना से बात करेंगे चंबल, केन, बेतवा, इसके अलावा बाकी सारी नदियां। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र दूसरा अपवाह तंत्र है और सबसे ज्यादा प्रमुख अपवाह तंत्र है। देखिए, ये जो ब्रिज बना है ना, ये
हरिद्वार का है, गंगा नदी के ऊपर है, जो कि राम झूला स्थित है, ये वो झूला है। वहीं ये वाला जो फोटो है ये नर्मदा नदी का फोटो है, जो कि भेड़ाघाट के पास का है, जहाँ पे वो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, क्योंकि पहला अफवाह तंत्र जो है वो गंगा यमुना अफवाह तंत्र हो ही गया है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से बहती है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों से नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर से होता है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा नदी प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक तरफ से 19 और दूसरी तरफ से 22 सहायक नदियां इसमें आकर जुड़ती हैं। नर्मदा नदी को प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे 3 मई 2017 को प्रदेश की जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। ये सारी बातें नर्मदा नदी की डिटेलिंग हो गई। देखिए अब आप समझिए अच्छे से, जो ये नर्मदा नदी है यह नदी अनूपपुर से निकलती है, अनूपपुर अमरकंटक से। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। पर क्यों कहा जाता है? देखिए क्योंकि मध्य प्रदेश की हम जब बात करते हैं तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इस क्षेत्रफल में फैला हुआ एक पूरा राज्य जिसे एक नदी 77 किलोमीटर में बहकर पूरे राज्य को जब पोषित करती है, उसे पूरी जल आपूर्ति प्रदान करती है, तो उसे दिया जाता है मध्य प्रदेश में जीवित नदी होने का दर्जा, या फिर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने का दर्जा। कब जीवित नदी घोषित किया गया मध्य प्रदेश को? तो नर्मदा को तो 2017 में नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवित नदी का दर्जा दिया गया। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम। जब भी नर्मदा नदी का उद्गम आपसे पूछता है तो आपको पता है कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से हुआ है। जिला अनूपपुर लगता है, तहसील पुष्पराजगढ़ लगती है, सरोवर सरस्वती सरोवर लगता है, कुंड नर्मदा कुंड लगता है। इतने ऑप्शन है आपके पास। एक क्वेश्चन का आपके पास 6 आंसर है। कभी अगर ऑप्शन में आपके को अमरकंटक नहीं दिखता है तो आपको क्या लगाना है? अनूपपुर। अनूपपुर नहीं दिखता, आपको पुष्पराजगढ़ लगाना है। वो नहीं मिल रहा, सरस्वती सरोवर लगाना है। वो नहीं मिल रहा, आपको नर्मदा कुंड लगाना है। इसमें से कुछ ना कुछ तो आंसर हो ही जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको मिलेगा ही ना। ये नर्मदा नदी है, आप इसको देख सकते हैं कितनी विशाल नदी है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, अब इनके आकार से आप इस नदी की विशालता का अनुभव कर सकते हैं, इसकी भव्यता का अनुभव आराम से कर सकते हैं। अन्य नाम की बात करें, नर्मदा नदी को ही रेवा, सोमदेवी, निबुद्धा, नमो देवी, आदि नामों से जाना जाता है। नर्मदा नदी जो है वह बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है और इस कारण से इसे रेवा, सोमदेवी, निबुद्धा, नमो देवी आदि नामों से जाना जाता है। बांध की बात करें, नर्मदा नदी कौन कौन सा बांध बनाती है? तो नर्मदा नदी मुख्य रूप से संपूर्ण भारत में सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध बनाती है, जो कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है। देखिए क्वेश्चन आपको 2 मिलने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, एक मिनट, ये रेस क्यों नहीं हो रहा? देखिए पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सरदार सरोवर बांध। वहीं जब आपसे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आंसर होगा इंदिरा सागर बांध। ठीक, इसके अलावा तवा परियोजना भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। इसके अलावा बरगी बांध भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। आगे बात करते हैं क्षेत्र और लंबाई की। देखिए लंबाई हम देख चुके हैं 13-12 किलोमीटर है, 10-77 मध्य प्रदेश में बहती है। जिलों की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख स्थल और नर्मदा पुत्र। देखिए नर्मदा पुत्र जो है वो अमृतलाल बेघड़ जी को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने नर्मदा नदी पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें से नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा आदि सारी किताबें अमृतलाल बेघड़ जी की हैं। नर्मदा नदी के किनारे प्रमुख स्थल,
जब बात करते हैं नर्मदा नदी के किनारे प्रमुख स्थलों की, तो नर्मदा नदी के किनारे मुख्य रूप से अहिल्या घाट, भेड़ा घाट आदि जगहें बसी हुई हैं। भेड़ा घाट के किनारे में 3 घाट है जिन्हें बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। एक हो गया तिलवारा घाट, दूसरा हो गया रानी ताल वाला घाट, तीसरा हो गया गौरी घाट। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, देखिए नर्मदा नदी अपवाह तंत्र जो है ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है कितने जिलों से बहता है। तो हम देख चुके हैं 14 जिलों से नर्मदा नदी बहती है। सबसे ज्यादा कहाँ से बह रही है, तो सबसे पहले तो अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है, उसके बाद डिंडोरी में बहती है, फिर मंडला में बहती है। देखिए नर्मदा नदी मंडला एकमात्र ऐसा जिला है जिसको तीनों ओर से घिरे हुए है। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्थल है और नदी बह के आ रही है, ब्लू कलर से हम नदी को मानेंगे। देखिए ये नदी यहाँ से बह के आ रही है, तो ये एक जगह गिर गई, एक स्थान गिर गया। अब दूसरी ओर से नीचे से घेर लिया, तीसरी ओर से फिर तीसरी ओर से फिर यहाँ से ऐसे बह गई। अर्थात ये अगर नर्मदा नदी है तो ये मंडला जिला है जिसको तीनों ओर से नर्मदा नदी घेरे हुए हैं। और तीनों ओर से घेरे होने के कारण इसे मंडल आकार में, मतलब मंडल ये जो गोल हिस्सा होता है इसे मंडल कहा जाता है। तो मंडल आकार में घेरने के कारण इस जिले का नाम मंडला रखा गया था। और आपको पता होगा कि नर्मदा नदी का सामाजिक कुंभ जो है वह भी मंडला में ही आयोजित हुआ था। अगला जिला लगता है शिवनी, फिर जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी और अलीराजपुर। इसके बाद नर्मदा नदी महाराष्ट्र में जाती है और लास्ट में गुजरात में बहती है और अंत में यह समाहित हो जाती है सागर में। नर्मदा नदी पर लिखी गई पुस्तकें, देखिए अमृतलाल बेगड़ जी की किताबें हमने देख ली। इसके अलावा और कौन कौन सी किताबें नर्मदा नदी पर लिखी गई हैं हम वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। नर्मदा परिक्रमा प्रसाद पाठक जी के द्वारा लिखी गई थी। नर्मदा समग्र अनिल माधव दवे जी के द्वारा लिखी गई थी। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे पंकज श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी गई थी। पानी उतर गया लिखी गई थी के.एस. तिवारी के द्वारा। संस्कृत श्रोत शिवनी नर्म लिखी गई थी अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा। धीरे धीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, सौंदर्य की नदी नर्मदा और अमृत नदी नर्मदा, ये चारों तो है अमृतलाल बेगड़ जी की किताबें। अब किस ट्रिक से इनको याद रखना है, थोड़ा मुश्किल है ना, तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले नर्मदा परिक्रमा, जब भी हम नर्मदा परिक्रमा में जाते हैं या किसी को भी देखते हैं कि नर्मदा का परिक्रमा करके जब वो आते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, भंडारा करते हैं या फिर प्रसाद बंटवाते हैं। तो प्रसाद के कारण आपको यहाँ से सीधे याद रहेगा परिक्रमा करने वाले प्रसाद बंटवाते हैं, तो प्रसाद पाठक जी। फिर बात करते हैं नर्मदा समग्र। नर्मदा समग्र, देखिए सागर जो है ना वो समग्र है, मतलब बहुत बड़ा बहुत विशाल सागर है। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नील है, नील मतलब खाली होता है ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि नर्मदा नील है। तो नर्मदा कैसी है, समग्र है। तो नील से अनिल, और अनिल आपको याद आएगा तो अनिल माधव देव जी आपको अपने आप याद आ जाएंगे, नर्मदा समग्र के लेखक। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, जब भी हम बात करते हैं नदी के बहने की या बरसात की तो आपको कीचड़ की याद आती होगी। कीचड़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा रोडों पे, तो कीचड़ को ही एक तरीके से पंकज भी कहा जाता है। तो जैसे ही आपको याद आता है कि पंकज अर्थात कीचड़ होता है, तो कीचड़ कैसे होगा, जब पानी बहेगा। पानी बहे मतलब नर्मदा बहे, तो नर्मदा बहे। और इसके बाद में जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, बहे से आपको याद रहेगा पंकज, तो पंकज श्रीवास्तव जी जो है वो इसके लेखक है। पानी उतर गया, पानी उतर गया, देखिए आपने अगर कभी आप गांव से रिलेट करते होंगे और आपने कभी नर्मदा में या किसी भी नदी में बाढ़ आते देखी होगी, तो आपको पता है कुछ टाइम बाद ना पानी नीचे आ जाता है, पानी उतर जाता है। तो पानी उतर गया, कैसे उतर गया, पानी उतर गया कैसे उतर गया, हम पूछते हैं ना कि कैसे करके उतर गया पानी इतनी जल्दी, कैसे उतर गया, तो कैसे से के.एस. तिवारी, के.एस. तिवारी। देखिए ये इतने एग्जैक्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में आपके, अगर आपने एक बार सुन लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाएं। नर्मदा नदी घाटी परियोजना प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी नर्मदा पर है। इसमें लगभग 29 बड़े बांध, 135 मध्यम बांध और 300 छोटे बांध स्थित है। मतलब कितनी बड़ी परियोजना होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। इस परियोजना के निर्माण हेतु 1969 में नर्मदा जल विकास प्राधिकरण का निर्माण किया गया था। 1969 में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको याद होना चाहिए कि नर्मदा जल विकास प्राधिकरण का निर्माण कब किया गया था, 1969 में किया गया था।
देखिए, ये है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं गुजरात में स्थित है, जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात राज्य में स्थित है, स्थान है केवड़िया। उत्पादन क्षमता की बात करते हैं तो 1450 मेगावाट इसका उत्पादन है। अच्छा, ये किस चीज का उत्पादन है? जब भी हम बात करते हैं किसी के द्वारा कुछ उत्पादित किया जा रहा है तो क्या उत्पादित किया जा रहा है? तो यहाँ पर बिजली के उत्पादन की बात हो रही है। आपको हर जगह ये 4-5 फैक्ट क्लियर दिखाई देंगे। उत्पादन की बात अर्थात बिजली के उत्पादन की बात हो रही है। शिलान्यास 1961 में किया गया था। विशेष क्या है? यह नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ी परियोजना है। ये है हमारी इंदिरा सागर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। बात कर लेते हैं इसका प्रारंभ कब किया गया था। तो 1984 में इसका प्रारंभ किया गया था। जिला लगता है खंडवा। अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है पुनासा डैम। इसके अलावा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 1000 मेगावाट विद्युत का यहाँ से उत्पादन होता है। विशेष, यह मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ी नर्मदा नदी की परियोजना है। देखिए, यह इतनी बड़ी नदी परियोजना दिखाई दे रही है। यहाँ पर पीछे नदी है और ये बांध बनाया गया है और इसके जल को यहाँ पर रोककर विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। अब देखते हैं नर्मदा नदी पर और कौन कौन सी परियोजनाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर से होता है। एक परियोजना बनाते हैं जो कि बरगी बांध है, वो जबलपुर में स्थित है। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमें एक और परियोजना दिखाई देती है जो कि तवा बांध परियोजना। आगे चलते हैं खंडवा में, तो खंडवा में 2 परियोजना है। एक है इंदिरा सागर परियोजना, जिसे पुनासा डैम के नाम से जाना जाता है, और दूसरी है ओमकारेश्वर परियोजना। और लास्ट में अंतिम परियोजना है हमारी महेश्वर परियोजना। देखिए, इसके अलावा आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि नर्मदा नदी की कुल 41 सहायकों में से सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो तवा नदी है, और तवा नदी पर ही तवा परियोजना बनाई गई है जिला होशंगाबाद के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश में कितनी परियोजनाएं नर्मदा नदी पर स्थित है? तो कुल मिलाके यदि आप देखते हैं तो आपको दिखाई देती हैं 5 परियोजनाएं। कौन कौन सी? सबसे पहले हो गई एक रानी अवंती बाई सागर परियोजना, जिसे ही बरगी बांध भी कहा जाता है, क्योंकि ये बरगी नदी और नर्मदा नदी के संगम पर निर्मित है, जबलपुर में स्थित है। फिर आती है तवा बांध परियोजना, जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। तीसरी है हमारी इंदिरा सागर परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है नर्मदा नदी पर। दूसरी आती है उसी के जस्ट नीचे हमें दिखाई देती है ओमकारेश्वर परियोजना। फिर आती है हमारी लास्ट में महेश्वर परियोजना। देखिए, खंडवा और खरगोन जो है, इन दोनों को अत्यधिक कपास उत्पादन के कारण सुनहरे जिले भी कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अब बात कर लेते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात स्थित है। तो नर्मदा नदी पर जलप्रपात का सीधा मतलब ये होता है कि जो नदी है, ये मान लो कहीं से यहाँ से बह के आ रही है, ठीक, अब बह के आ रही है और ऊंचाई से बह रही है, और एकदम से जब ये नीचे ढलान की तरफ में गिरती है तो यहाँ पर तीव्र गति से गिरती है और यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि नर्मदा नदी पर कितने जलप्रपात स्थित हैं। जहां से नर्मदा नदी निकलती है अर्थात अमरकंटक से, तो अमरकंटक में वो 2 जलप्रपातों का निर्माण करती है। पहला हो जाता है हमारा कपिलधारा जलप्रपात, दूसरा हो जाता है हमारा दुर्वासा जलप्रपात, जिसे ही दुग्धधारा जलप्रपात भी कहा जाता है। पहला कपिलधारा, दूसरा दुग्धधारा, और जिसे ही दुर्वासा जलप्रपात भी कहा जाता है। फिर आगे चलती है और जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसके बाद में मंधाता जलप्रपात खंडवा में और सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन में निर्मित करती है। और सहस्त्रधारा की जो महेश्वर परियोजना है, यह भी खरगोन जिले पर ही स्थित है। देखिए, जब मंधाता की हम बात करते हैं ना, तो मंधाता अर्थात खंडवा, दोनों एक ही चीज है। मंधाता अर्थात खंडवा की स्थापना राजा मुचुकुंद के द्वारा की गई थी, और उन्होंने ही यहाँ पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसका ही दूसरा नाम है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है। एक है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, और दूसरा जो है वो है खंडवा का ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और जिसका रियल नेम है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखिए, आधे से ज्यादा लोगों को यह नहीं पता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो रियल नेम है, जो उसका वास्तविक नाम है, वो है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग।
और मंधाता जो है यह खंडनावा का पुराना नाम है। खंडवा को पहले मंधाता ही कहा जाता था। इसकी स्थापना राजा मुचुकुंद के द्वारा की गई थी और ऐसा कहा जाता है कि ये पुरकुत्स वंश के शासक रहे हैं। देखो ये है अगला बांध जो है ओमकारेश्वर परियोजना। कहाँ है हम देख चुके हैं, खंडवा में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है, मंधाता, मंधाता कहा जाता है खंडवा को। उत्पादन क्षमता कितनी है, 520 मेगावाट यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है लगभग। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है स्थान बिजौरा ग्राम जबलपुर में। उत्पादन क्षमता है 90 मेगावाट। इसके साथ साथ में विशेष यह परियोजना नर्मदा नदी के और बरगी नदी के संगम पर बनाई गई परियोजना है और इसके अन्य नाम की जब हम बात करते हैं तो इसे बरगी बांध भी कहा जाता है। देखिए लोकल लोग जो हैं जबलपुर के वो इसे बरगी बांध के नाम से ही जानते हैं। हम जब इसे किताबों में पढ़ते हैं तो इसका रियल नेम पता चलता है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बिजौरा जबलपुर में स्थित है। 90 मेगावाट विद्युत उत्पादन, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता, नॉर्मल विद्युत उत्पादन होता है। तवा बांध परियोजना, तवा नदी जो है वह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह परियोजना होशंगाबाद जिले में स्थित है 400 मेगावाट विद्युत के उत्पादन के साथ। महेश्वर परियोजना खरगोन जिले में स्थित है। विद्युत उत्पादन होता है 400 मेगावाट, दोनों में सेम हो रहा है, तवा में भी और महेश्वर में भी, दोनों में सेम उत्पादन हो रहा है। चंबल नदी अपवाह तंत्र, चंबल नदी अपवाह तंत्र की जब हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहले गंगा यमुना अपवाह तंत्र देखा, दूसरा हमने नर्मदा अपवाह तंत्र देखा, तीसरा अब हम देख रहे हैं चंबल नदी अपवाह तंत्र। देखो चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो क्षेत्र बनाया जाता है अपवाह क्षेत्र, उसे ही चंबल नदी का अपवाह तंत्र कहा जाएगा। उद्गम की बात करते हैं। चंबल नदी का जब उद्गम की हम बात करते हैं तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले की महू तहसील के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जानापाव पहाड़ी से होता है। पॉइंट कौन सा है, तो वांगचू पॉइंट से होता है। देखिए ऑप्शन कभी भी आपको कुछ भी पूछे, जिला पूछेगा आपको पता है इंदौर जिला, तहसील पूछेगा महू तहसील, पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, पहाड़ी जानापाव पहाड़ी, किस पॉइंट से होता है, तो वांगचू पॉइंट से होता है। फिर बात कर लेते हैं अन्य नाम की। देखो चरमावती और धर्मावती चंबल नदी का अन्य नाम है। इसके साथ ही साथ में इसे पहले तो आपको याद रखना चरमावती, दूसरा हो गया धर्मावती। इसके साथ ही साथ में इसे प्रदेश की, कौन से प्रदेश की, तो मध्य भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा कहा जाता है। पर्वत श्रेणी, किस पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी पर स्थित जब हम बड़े जलप्रपातों की बात करते हैं तो एक जलप्रपात है पाताल पानी जलप्रपात और दूसरा है हमारा चूलिया जलप्रपात। इसके बाद में सहायक नदियों की बात करें तो शिप्रा, बनास, काली सिंध चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका समापन यूपी में हो जाता है, यमुना नदी में यह मिल जाती है। बांधों की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, इसके अलावा कोटा बैराज बांध और जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर देखने के लिए मिलते हैं और यह मध्य प्रदेश की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना भी रही है। यह है चंबल नदी का मैप। चंबल नदी की जब हम बात करें तो यह इंदौर से इसका उद्गम होता है। यह ऊपर बहती है उज्जैन, धार, रतलाम और मंदसौर जिलों में। यहाँ पर 2 जलप्रपात का निर्माण करती है। इंदौर में बनाती है पाताल पानी जलप्रपात और ऊपर जाकर मंदसौर में चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए चंबल नदी के बांधों की बात करें तो चंबल नदी पर मुख्यतः हमें 4 बांध दिखाई देते हैं। एक बार इसको आप मैप में देख सकते हैं, ये 4 बांध हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो बांध है जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो है हमारा गांधी सागर परियोजना या गांधी सागर बांध मंदसौर और बाकी जो तीनों बांध है वो राजस्थान पे स्थित है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज तीनों राजस्थान पे स्थित है। पहले बात करें गांधी सागर परियोजना की, हम देख चुके हैं कि यह मंदसौर जिले में स्थित है। प्रारंभ वर्ष 1960 में प्रारंभ की गई थी यह परियोजना। स्थान यह परियोजना भानपुर मंदसौर में स्थित है। उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। नदी की बात करें चंबल नदी पर स्थित है। अगला है राणा प्रताप सागर।
यह परियोजना वर्ष 1964 में प्रारंभ की गई थी। यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप का सीधा संबंध चित्तौड़ से था, तो आपको याद रहेगा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। और गांधी सागर परियोजना, देखिए गांधी जी जो है ना वो बहुत धीरे चलते थे, मतलब मंद मंद चलते थे। तो मंद से मंद चलते थे और बिना शोर किए हुए चलते थे, तो मंद सौर। ठीक, तो गांधी सागर परियोजना मंदसौर में स्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। जवाहर सागर परियोजना प्रारंभ 1971, स्थान यह परियोजना कोटा राजस्थान में स्थित है। उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट। देखिए नर्मदा नदी पर सबसे कम उत्पादन किस बांध का था, तो वो था बरगी बांध हमारा, जिसमें 90 मेगावाट उत्पादन था। वहीं जवाहर सागर परियोजना जो है उसका 99 मेगावाट उत्पादन है। बात कर लेते कैसे याद रखना है, तो जवाहर से आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वह कोट पहना करते थे, कोट पहनते थे और कोट में उनका एक गुलाब लगा होता था, बहुत प्यारा सा, आपको याद होगी उनकी पिक्चर्स। तो वो कोट पहनते थे, तो जवाहर कोट। जवाहर सागर परियोजना कहाँ है, तो कोटा राजस्थान, कोट से कोटा राजस्थान, तो कोटा राजस्थान में यह परियोजना स्थित है। उत्पादन क्षमता कितनी है, 99 मेगावाट इसका उत्पादन है। कोटा बैराज की बात कर लेते हैं। अब कोटा बैराज नाम से ही स्पष्ट है कि कोटा पे ही स्थित होगा। प्रारंभ, यह परियोजना राजस्थान में प्रारंभ की गई थी। यह परियोजना राजस्थान कोटा में स्थित है। इसके अलावा यह छोटी छोटी नहरों को संकलित करके बनाई गई परियोजना है। यहाँ पर विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, सिर्फ जल की आपूर्ति कराई जाती है राजस्थान के छोटे छोटे जिलों और गांवों में। बात कर लेते हैं परमाणु बिजली घर रावत भाटा। चंबल नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ चंबल नदी पर 1953-1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, बिल्कुल। इनका प्रमुख उद्देश्य 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध कराना है। सीधी सीधी बात क्या हुई, देखो बात ये हुई है कि परमाणु बिजली घर जो रावत भाटा है उसका जो प्रारंभ है, मतलब इस परियोजना का जो प्रारंभ है वो 1953 से 54 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा चंबल नदी पर किया गया था। और चंबल नदी जो है वो हम देख चुके हैं कि अधिकतर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है, तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना हो गई। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यह लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर प्रतिशत वाले क्षेत्रों पर जल की आपूर्ति पहुंचाएगी। अब ये क्या है 60 से 70 सेंटीमीटर, 60 से 20 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर, ये होता क्या है? देखो एवरेज क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ ना। देखिए ये है जमीन, ठीक। अब इस जमीन में जब होती है वर्षा, ये ऊपर से पानी गिर रहा है, ये वर्षा हो रही है, तो इस जमीन में जब वर्षा होती है तो यहाँ पर नीचे एक मापक, मान लीजिए एक डब्बा रख दिया आपने, एक डब्बा रख दिया, वो एक मापक हो गया। और ऐसे डब्बे बहुत सारी जगहों पे रख दिए गए इस पूरी जमीन पर। और जब यहाँ पर पानी बरसता है, यहाँ पर पानी जब बरसता है तो वो पानी इन डब्बों में भी गिरेगा। तो उन डब्बों के औसत ऊंचाई को निकालकर हम डिसाइड करते हैं कि कितने सेंटीमीटर वर्षा इस क्षेत्र में हो रही है। मान लीजिए इस डब्बे की ऊंचाई जो है वो 70 सेंटीमीटर है, इस डब्बे की 60 सेंटीमीटर है, इसकी जो है 80 सेंटीमीटर है, इसकी जो है फिर 70 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से लगभग 65 सेंटीमीटर के आसपास, 70 से 65 सेंटीमीटर के आसपास हम मानेंगे कि इस क्षेत्र में वर्षा होती है। वैसे ही यह माना जाता है कि इस परियोजना के तहत 60 से 75 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में जहां कम वर्षा होती है वहां पे सिंचाई को, अर्थात पानी को बहुत ही कम समय में उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अगली नदी की बात करते हैं जो है हमारी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई से होता है। देखिए ताप्ती जो है ना, इसे सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। यह नदी बहुत ही ज्यादा फेमस नदी है, इसे सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। इसके अलावा इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से होता है। इसे सूर्य की पुत्री, सुरसुता और पयोषणी कहा जाता है। बांध,
पारसडोह बांध और चंदूरा बांध स्थित है। इस नदी पर, ताप्ती नदी पर 2 बांध, एक है पारसडोह बांध और दूसरा है चंदूरा बांध, इस नदी पर स्थित है। अवसान की बात करते हैं, मतलब समाप्ति की बात करते हैं, कहां पर यह नदी समाप्त होती है। अब बह तो रही है मध्य प्रदेश से, समाप्त कहां होती है, तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए अरब सागर में गिरती है। देखिए ये यहाँ से निकल रही है और ये यहाँ से आगे जाकर महाराष्ट्र के पास से अरब सागर में जाकर गिर जाती है। विस्तार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इस नदी का विस्तार स्थित है। ऐसा सेम विस्तार किसी और नदी का है? बिल्कुल है, नर्मदा नदी का है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर गुजरात में लास्ट में। सहायक नदियां, पूर्णा, उतावली और अंबोरी ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कहां पर समाप्त होती है, तो अरब सागर पर। देखिए ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, जिस प्रकार नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या होता है ये भ्रंश घाटी? देखिए भ्रंश घाटी का सीधा तात्पर्य ये है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये एक पहाड़ है और ये दूसरा पहाड़ है। इन दोनों पहाड़ों की अगर आप ऊंचाई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ है, लेकिन जो इनके बीच में गैप है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो मतलब जब क्षेत्र बहुत ज़्यादा कम हो, चौड़ाई बहुत कम हो और ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो, और ऐसे क्षेत्र से जब नदी ऐसे बह के जाती है, नदी यहाँ से बह के जाती है, तो इस क्षेत्र को ही कहा जाता है भ्रंश घाटी, क्योंकि इनका क्षेत्रफल जो है वो बहुत कम है, चौड़ाई बहुत कम है, लेकिन ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंची है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा क्षेत्र है और सकरी घाटियाँ होती हैं, तो इन्हें कहा जाता है भ्रंश घाटी। देखिए ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई से होता है। यह 2 बांध बनाती है, एक है पारसडोह बांध बैतूल में और दूसरा है चंदूरा बांध, वह भी बैतूल में ही निर्मित करती है। फिर ताप्ती नदी आगे खंडवा में और बुरहानपुर में बहती है, इसके बाद महाराष्ट्र में जाती है, फिर गुजरात में थोड़ा सा और लास्ट में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती नदी की परियोजनाएं, 2 परियोजनाएं हमने पहले ही देख लिया है। पारसडोह बांध, चंदूरा बांध, यह बैतूल जिले में स्थित है। इसकी आधारशिला 15 मई 2017 को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रखी गई थी। नया बांध है अभी। चंदूरा बांध, बैतूल जिले में स्थित यह बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। काकरापारा परियोजना, यह परियोजना मांडवी में सूरत गुजरात राज्य में के जिले के पास स्थित है। इसका पोषण गुजरात सरकार करती है। देखो सीधी सी बात है, यह परियोजना जो है ताप्ती नदी पर ही है, लेकिन गुजरात में, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसका पोषण जो है वो गुजरात सरकार करती है। कहां पर है? मांडवी के पास में है। उकाई परियोजना, यह प्रमुख हो जाती है ना, तो उकाई परियोजना भी सूरत में ही स्थित है, सूरत गुजरात में। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर स्थित। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल से। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि इस परियोजना का कार्य 1971 को प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है, मतलब अच्छी खासी विद्युत का उत्पादन यहाँ से होता है। 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन है। किस नदी से होता है? ताप्ती नदी से। कहां पर? सूरत गुजरात में। और स्वाली बंदरगाह, यह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित ब्रिटिश कालीन नदी बंदरगाह है। देखिए बंदरगाह का क्या मतलब होता है? बंदरगाह का मतलब इंग्लिश में होता है पोर्ट। पोर्ट का मतलब ऐसा है, ऐसा स्थान जहां पर जहाजों को, वाहनों को रुकने के लिए स्थान मिल सके, वो रुक सके, आराम कर सके, अपनी रणनीति तय कर सके, कैसे निकलना है, सामान खाली कर सकते हैं, तो ऐसे स्थान को बंदरगाह कहा जाता था। और नदी बंदरगाह क्या होते हैं? अधिकतर बंदरगाह जो है वो समुद्रों में स्थित होते हैं और नदी में बहुत कम छोटे क्षेत्र में बहुत ही कम बंदरगाह बने होते हैं। तो उसमें से एक बंदरगाह सवाली बंदरगाह ताप्ती नदी पर ही स्थित है। अगली नदी की बात करते हैं। अगली नदी हमारी सोन नदी। देखिए सोन नदी जो है वो नर्मदा नदी के साथ ही उद्गमित होती है अमरकंटक से। यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है जोहिला नदी। तो 2 नदियां आपको प्रमुखता या 3 नदियां आपको प्रमुखता याद रखनी है जो अमरकंटक से प्रवाहित होती है, नर्मदा, जोहिला और सोन नदी। सोन नदी की बात करते हैं। उद्गम अनूपपुर जिला अमरकंटक से, तहसील लगेगी पुष्पराजगढ़। आगे बात करते हैं, लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर के साथ अन्य नाम स्वर्ण, सुआ, स्वर्णा और सोनभद्र। देखिए सोनभद्र और सोनभद्र जो है वो सोन नदी के ही अन्य नाम है। इनकी एक कहानी आपको देखने को मिलेगी, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला के बारे में। थोड़ी सी काल्पनिक कहानी है, लेकिन अगर आप विश्वास करना चाहें तो आप विश्वास बेशक इस पे कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या था, ऐसा माना जाता है कि अमरकंटक के क्षेत्र में, अनूपपुर अमरकंटक क्षेत्र में माता नर्मदा निवास करती थी और माता नर्मदा का विवाह आगे के कुछ राजा
जिनका नाम था राजा सोनभद्र, उनके साथ तय हो गया था। पहले के समय में क्या होता था, जिनका विवाह तय होना था और जिनका विवाह तय हो जाता था वो युवक युवती एक दूसरे का चेहरा विवाह के पश्चात ही देख पाते थे। तो माता नर्मदा के साथ भी यही हो रहा था कि वो सोनभद्र को देख नहीं पा रही थी। उन्होंने सुना बहुत था कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, बहुत ही गुणी व्यक्ति है। वो उनको देखना चाहती थी और समझना चाहती थी, जैसे आजकल की लड़कियां नहीं करती हैं, अपने जिनके भी उनको समझना होता है तो अपनी फ्रेंड्स लोगों को बोलती हैं कि भाई लेटर लिखो, बात करके देखो कैसा क्या है, तो वैसे ही समझ के चलना है, ठीक है। तो माता नर्मदा ने अपनी सहेली और अपनी दासी जिसका नाम था जोहिला को बोला कि जोहिला तुम जाओ जरा देख के आओ क्या चल रहा है वहां पे। तो बोली ठीक है मैं चले जाऊंगी, पर ऐसे जाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा ना, कोई अच्छे से कपड़े वगैरह पहना दो, कोई अच्छी सी ज्वेलरी वगैरह दे दो, फिर जाती हूँ तैयार होकर मेकअप वगैरह करके। तो जोहिला ने जब रानी को ये बात बोली, नर्मदा जी ने अपने कुछ वस्त्र और आभूषण जोहिला को दिए। जोहिला ने वस्त्र आभूषण लिए और यहाँ से चली गई सीधे सोनभद्र के पास। और सोनभद्र को जैसे ही देखी तो इतना गुणी, इतना रूपवान, इतना अच्छा व्यक्तित्व उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। तो बस वो सोनभद्र को देखती रह गई और फिर क्या, उसे लव एट फर्स्ट साइड हो गया। और उसके बाद उसने जोहिला ने सोनभद्र को यही बताया कि वह नर्मदा है। इसके बाद हम देखते हैं कि नर्मदा नदी जो है, मतलब नर्मदा माता जो है, वो बहुत टाइम से सोच रही थी कि क्या बात है अभी तक ये वापस नहीं आई, इतने टाइम से गई है जोहिला, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना बीत गया, जोहिला का कोई आता ही पता नहीं। नर्मदा जी बोली अब तो जाके देखना पड़ेगा भाई, गड़बड़ क्या हो रही है, कहीं कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई। नर्मदा नदी जैसी गई वहां पे, उन्होंने देखा कि जोहिला और सोनभद्र एक साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त थे। माता नर्मदा ये चीज देख नहीं पाई और उसी स्थान से उल्टे पांव लौट गई। और उल्टे पांव लौटने के कारण ही नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ढलान के बिल्कुल विपरीत। और यहीं से जो जोहिला है वो नर्मदा को बनाने आगे आई, पर जब उसे समझ में आया कि नर्मदा तो मानने से नहीं, तो वो वापस जाके सोन में मिल जाती है। और उन तीनों का हृदय इतना बुरा टूटता है कि वो तीनों वहीं से नदी का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक, तो ये कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये है नर्मदा, ये है सोनभद्र और ये है जोहिला। अब ये दोनों देख रहे हैं, यहाँ पे नर्मदा गई आगे, देखिए अनूपपुर के पास में कि भाई ये दोनों प्रेम प्रसंग में लिप्त है, तो नर्मदा यहीं से पलट गई और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगी। वही जो जोहिला है थोड़े आगे आई नर्मदा को मनाने के लिए, पर देखिए ये नहीं मानने वाली, तो ये आगे जाकर यहाँ सोन बह रहे थे, सोन में जाके मिल जाती है। इस तरह आपको जियोग्राफिकल कंडीशन भी इन तीनों नदियों की याद रहेगी। स्टोरी आपको याद रखना है नहीं रखना है, ये आपकी चॉइस है। आगे देखते हैं सहायक नदी। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद और जोहिला नदी। जोहिला का हम पहले ही देख चुके हैं। रिहंद एक और सोन की सहायक नदी है। सोन की सबसे ज्यादा फेमस जो परियोजना है वो है बाण सागर परियोजना, जो कि सोन नदी पर ही स्थित है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर देवलौद नामक स्थान पर स्थित है। जिला लगता है हमारा शहडोल। इस परियोजना का प्रारंभ 1978 में किया गया था। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। इसका अनुपात क्रमशः 2:1:1 है। इसकी उत्पादन क्षमता 435 मेगावाट है। देखो बहुत सारा हो गया ना, एकदम से याद नहीं होता। देखिए, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। बाण, तीर मारने वाला बाण, तो बाण को क्या करना है, मध्य से उत्तर की ओर मारना है कि एकदम बाहर जाए। मध्य से उत्तर की ओर, बाहर की ओर मारना है। मध्य से थोड़ा उत्तर मतलब थोड़ा ऊपर, मध्य लेना एकदम बीच में, फिर उत्तर की ओर और बाहर की ओर बाण को मारना है। तो 3 राज्य हो गए, उत्तर से उत्तर प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश और बाहर से बिहार। तो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना। कितने अनुपात है? 2:1:1। मध्य प्रदेश से निकली है तो सबसे ज्यादा अनुपात मध्य प्रदेश का होगा, तो 2 जो है वो मध्य प्रदेश का है। 1 बच जाता है हमारा तो उत्तर प्रदेश का, 1 बच जाता है हमारा बिहार का। उत्पादन क्षमता 435 मेगावाट है, विद्युत का उत्पादन करती है, मतलब अच्छा खासा विद्युत का उत्पादन करती है। यह है सोन नदी। आप देखिए इनका आकार भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है ना। जोहिला आई नर्मदा के पास तक, पता चला नहीं नर्मदा नहीं मान रही, तो फिर आगे जाकर सोन में मिल जाती है। सोन आगे जाकर गंगा में मिलती है और वही नर्मदा यहीं से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगती है और पूरे मध्य प्रदेश को क्रॉस करती है और महाराष्ट्र और फिर गुजरात में जाती है। बेतवा नदी। मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल
और सोन और ताप्ती के बाद में अगली नदी जो प्रमुख है वो है हमारी बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव के झिरी ग्राम में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की घोड़ीदंत पहाड़ी से होता है। देखो, एक क्वेश्चन के आपको कितने आंसर मिल रहे हैं यहाँ पे? आपको एक क्वेश्चन के कम से कम 5 से 6 आंसर मिल रहे हैं। पहला है किस जिले से होता है? रायसेन जिले से। गांव कौन सा है? कुमरा गांव है। इसके बाद में पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। पहाड़ी कौन सी है? घोड़ीदंत पहाड़ी से। किस नदी का उद्गम हो रहा है? बेतवा नदी का उद्गम हो रहा है। इसकी समाप्ति कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश की हमीरपुर नामक स्थान पर बेतवा नदी की समाप्ति होती है। बेतवा नदी के अन्य नामों की बात करते हैं तो बेतवा नदी को वैत्रावती, विंध्यवासिनी, वैस और शिवपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। देखो कौन कौन सी नदियां, क्या क्या नाम? बेतवा नदी, पहली बात तो बेतवा, दूसरा विंध्यवासिनी, दूसरा वैश और तीसरा आपको पता होना चाहिए शिवपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। सहायक नदियां, बेतवा नदी की सहायक नदी है बीना, धसान, जामिनी नदी। बीना, धसान और जामिनी नदी जो है वह बेतवा की सहायक नदियां हैं। फिर तट पर, इसके तट पर कौन कौन से ऐसे स्थल बसे हुए हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसके तट पर जो है विदिशा, ओरछा, सांची, भोजपुर, चंदेरी आदि स्थल स्थित है। देखिए सांची, विदिशा के सांची जो है वह कहाँ पर स्थित है? रायसेन में स्थित है। रायसेन किस नदी के तट पर है? बेतवा नदी के तट पर है। उसके बाद हम देखते हैं विदिशा कहाँ पर है? बेतवा नदी के तट पर है। ओरछा जो कि निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, किस नदी के तट पर? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। भोजपुर जो है यह भोपाल में स्थित। चंदेरी जो है वह अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। लेकिन ये सारे स्थल किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर ही स्थित है। अब बेतवा को देखेंगे, रायसेन से उद्गम होता है। इसके बाद ये विदिशा, सागर 2 जिलों में बहती है। उसके बाद ऊपर जाती है और यहाँ पर निवाड़ी जिले में यह बहती है। इसके अलावा हम देखते हैं हलाली नदी परियोजना विदिशा में स्थित है। हलाली नदी परियोजना विदिशा में स्थित है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर स्थित परियोजनाओं की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए हलाली नदी परियोजना स्थान कहाँ है? विदिशा पे स्थित है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर या फिर हलाली नदी पर। बेतवा जो है उसकी सहायक नदी है हलाली नदी। हलाली नदी को कत्ल की नदी भी कहा जाता है, साथ ही साथ में इसे थाल नदी भी कहा जाता है और बाण गंगा भी कहा जाता है। देखिए हलाल करने का संबंध कहीं ना कहीं कत्ल से है, ब्लड से है, तो इस कारण से कत्ल की नदी हलाली नदी। विशेष, हलाली नदी को कत्ल की नदी, थाल नदी और बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। किसे? हलाली नदी घाटी परियोजना को अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। भांडेर नहर परियोजना, यह परियोजना उत्तर प्रदेश के झांसी में के बेतवा नदी पर स्थित है। फिर केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जिसका प्रारंभ 25 अगस्त 2005 को किया गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं अभी तक हमने पूरी बेतवा नदी को कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एक साथ हम सारी वीडियोस को, सारे जिलों को, सारी नदियों को कवर नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इसका हम पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम आगे केन नदी और उसकी सहायक नदियों और अन्य नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।